चारों तरफ पानी ही पानी है, यहाँ तक कि जहाँ सरकंडे की झाड़ियाँ घनी दीवार जैसी खड़ी हैं, वहाँ भी आप नाव के बिना नहीं चल सकते। एक विशाल भूल भुलैया जहाँ नहरें मिलती और बिछड़ती हैं, जिनमें कई किनारे, धाराएं और सैकड़ों छोटी नदियां हैं। विशाल वोल्गा डेल्टा। वोल्गा डेल्टा हमेशा से लोगों को आकर्षित करता आया है। आज भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। अस्त्रखान क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे यहाँ मछली पकड़ने के दौरान हल किए जाते हैं। सबसे बड़ा शिकार 6 किलोग्राम की आस्प मछली थी, लगभग इतनी बड़ी थी वो। अस्त्रखान में मछली पकड़ने से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। ना तो आपकी सबसे बड़ी भुजाएं, ना ही सबसे बड़ा कैमरा लेंस मछुआरे की इस खुशी को कैद कर सकता है। किसी के लिए ये शौक है, किसी के लिए आजीविका, अक्सर ये अवैध होता है। उनके लिए कोई भी मछली चलेगी, छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता है उन्हें, बस ज्यादा होनी चाहिए। हमें गोली चलानी पड़ी, हम पर गोलियां चलाई गई। सैकड़ों अवैध शिकारियों ने उस समय को मुश्किल बना दिया था, खासकर जब वो हमें बंधक बनाकर रखते। जैसा कि हमारा काम था उन्हें पकड़ना और उनका काम था भागना। बिना पीछा किए काम चलता ही नहीं था। छिपे रहना असंभव है। हल्की सी आवाज पर सैकड़ों बगुले, जलकौग और हंस उड़ पड़ते हैं। बेशक इच्छा होती है कि काश हमारे भी पंख होते ताकि जहां हम चाहे उड़ सके। यही तो स्वतंत्रता का एहसास है। राजसी सफेद पूंछ वाले गिद्ध नदी किनारे पहरा देते हैं। पक्षियों की बस्तियां हवा को टर्राहट, फुफकार और सीटी की आवाज से भर देती हैं। सरकंडों के बीच सिल्वर कार्प की चमक और पाइक मछली की छप छप। कमल के पत्ते पर पानी की हर बूंद में जीवन स्पंदित होता है। ये है अस्त्रखान रिजर्व। अस्त्रखान जैव मंडल वोल्गा डेल्टा में कैस्पियन की तराई में समुद्र तल से 27 मीटर नीचे स्थित है। ये मामूली 23,000 हेक्टेयर में फैला था, लेकिन कैस्पियन सागर के पीछे हटने से इसके क्षेत्रफल में 3 गुना की वृद्धि हो गई। जैव मंडल अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु है। गर्मियाँ शुष्क और तपन से भरी होती हैं। जुलाई में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियां आमतौर पर बर्फ रहित। जनवरी में तापमान -5 डिग्री, लेकिन कभी कभी ठंड -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है, जिससे पूरे डेल्टा पर बर्फ जम जाती है। आधिकारिक तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि क्षेत्र है। नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियों की 60 प्रजातियां, पक्षियों की 280 प्रजातियां और सिर्फ 17 स्तनपायी प्रजातियां हैं, जिनमें यहाँ एकमात्र खुर वाला जानवर जंगली सुअर है, जो कमल के बीज खाकर कठिन परिस्थितियों में ढल गया है। कमल के बीज यहाँ के वनस्पति जगत की पहचान है। मैं सरकारी इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करता हूँ, लेकिन अभी मैं विज्ञान की मदद कर रहा हूँ। इस बाढ़ के कारण कीचड़ जालों में फंस जाता है। मछलियाँ चालाक हैं, वो गंदले पानी से बचती हैं। वो पास ही रहती हैं, एक तरह का अवरोध बनाती हैं, इसलिए हम उन्हें छोड़ ही देते हैं। 70 सालों से हर हफ्ते हम डेल्टा में एक ही स्थान पर जाल लगाते हैं। हम पकड़ी गई मछलियों का विश्लेषण करते हैं। आकार, प्रजाति, वजन और प्रजातियों की संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तनों को हम यहाँ पर ट्रैक भी करते हैं। यहाँ हमारे पास ब्रीम वैज्ञानिक नाम बली का है, लेकिन इसे यहाँ पहले
तराशका कहते थे। फिर कॉमन रॉड है, ब्रीम की दूसरी किस्म। मछलियां बहुत हैं और जल स्तर गिरने पर और भी होंगी। हमारा टैंक लबालब भर जाएगा। फिर यहाँ पर बहुत मछलियां होंगी। आमतौर पर अगस्त तक डेल्टा काफी छिछला हो जाता है। वोल्गा का जल स्तर अब केवल प्राकृतिक कारकों पर ही नहीं बल्कि जल विद्युत बांधों पर भी निर्भर करता है। डेल्टा के सभी निवासियों को हर साल इन बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलना पड़ता है। ये एक मध्यम आकार की कार्प है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बस 435 ग्राम। पहले हम वजन मापते हैं, फिर लंबाई। ज्यादातर मछलियों की लंबाई उनके स्केल कवर के अंत तक मापी जाती है। यहाँ तक ये 27 सेंटीमीटर की है। महीनों पहले पानी से एकत्रित किए गए नमूने जो फॉर्मेलिन में संरक्षित हैं, यहाँ तब तक रखे जाते हैं जब तक उनकी बारी ना आए। आमतौर पर देर से गर्मियों या पतझड़ में अंतिम नमूनों के प्रसंस्करण की शुरुआत हो जाती है। युवा मछलियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगले 5 सालों में ब्रीम या कार्प की आबादी कैसी होगी जब वो अंडे देने जाएंगी। रिजर्व के कर्मचारियों का कहना है कि ये महत्वपूर्ण कदम है। वे पर्यावरणीय परिवर्तनों पर नजर रखते हैं ताकि उनके कारणों को समझ सकें। कभी-कभी हमें दिलचस्प संकर नमूने मिलते हैं, खासकर कम वर्षा वाले सालों में जब मछलियां एक ही गड्ढे में अंडे देती हैं। तब हमें ब्रीम और रोज का संकर या ब्रीम और ब्रीम जैसी मछलियां मिलती हैं। ये एक कैस्पियन पफरफिश है। ये अपनी संतान की दिलचस्प देखभाल के लिए जानी जाती है। यहाँ देखिए, नर के पेट पर थैली होती है जहां मादा अंडे देती है। नर उन्हें निषेचित करता है और तब तक संभालता है जब तक बच्चे ना निकल जाए। ये सी हॉर्स का रिश्तेदार है। अगर इसे खोलें तो आपको नीडल फिश मिलेगी। कैस्पियन लैम्प्रे वास्तव में पूरी तरह से मछली नहीं है। इसे व्यापक अर्थों में मछली कहा जा सकता है। ये एक अधिक प्राचीन कशेरुकी है, मछलियों का पूर्वज, यानी एक ऐसा प्राणी है जिसके जबड़े अभी विकसित नहीं हुए। इसके अलावा कई अन्य प्राचीन लक्षण हैं, जैसे सिर के ऊपर तीसरी आंख। ये रूसी स्टर्जन का युवा है। इसकी उम्र कितनी है? स्टर्जन अब इतनी दुर्लभ है कि अगर हम उनके बच्चों को पकड़ते हैं तो उन्हें वहीं मापकर तुरंत छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर बेलुगा, सबसे बड़ी स्टर्जन जो कभी 5 मीटर और 15 टन तक बढ़ती थी, सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली। ये सिर्फ 200 अंडे देती है और 18 साल में परिपक्व होती है। कैस्पियन में इसे बढ़ने कौन देगा? कैस्पियन देशों द्वारा पूर्ण प्रतिबंध और अवैध शिकार को खत्म करने के बावजूद स्टर्जन को बहाल करने में 50 साल लगेंगे, क्योंकि उनकी प्रजनन दर धीमी है। बार्ज पर हम मुख्य रूप से दोपहर का भोजन करने या रात बिताने ही आते हैं। बाकी समय हम क्षेत्र का गश्त करते हैं, कमजोर स्थानों की जांच करते हैं जहां से घुसपैठ हो सकती है। यहाँ जीवन काफी कठिन है, बेरोजगारी बहुत है, लोगों को कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ता है, इसलिए वो अवैध शिकार की ओर मुड़ जाते हैं। पानी की जरूरत है, इलाका बड़ा है, असल में घूमने में पूरा दिन निकल जाएगा। निकोलाई किर्दयाशेव 4 सालों से निरीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। वो स्वीकार करते हैं कि समय का आधा हिस्सा उन्हें यहाँ के दिशा निर्देशों को समझने में ही लगा। परिदृश्य लगातार बदलता रहता है, कभी कमल खिलता है, कभी नरकट फैलता है, पतझड़ में सब कुछ अलग दिखता है, जब कोहरा पड़ता है तो रास्ता भटकना आम बात है। निकोलाई पेशे से रसोइया हैं, कभी बालवाड़ी में काम करते थे, लेकिन अब शिकारियों को पकड़ते हैं। अगर हम किसी को मछली पकड़ने के सामान के साथ रोकते हैं तो कौन है वो? कलाकार। स्पष्ट रूप से अवैध शिकारी ही है। वो भागने की कोशिश करते हैं अगर हमें कोई नाव दिखती है।
तो हमारे पास आते ही वो भाग खड़े होते हैं। जाहिर है वो बिना कारण तो नहीं भागते। अब बिना पीछा किए कैसे चलेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। वर्ष 2000 की तुलना में काफी बदल गई है। मत्स्य संसाधनों में भारी कमी आई है, बहुत भारी। ये कई गुना, लगभग 10 गुना हो चुकी है। तो अब तो हालात बदल चुके हैं। शिकार की बात करें तो अब जंगली पर्यटन बहुत बढ़ गया है। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो वोल्गा डेल्टा में आते हैं, तंबू लगाते हैं, मछली पकड़ते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, पकड़ो, आराम करो, लेकिन जब ये लोग बड़े पैमाने पर मछली इकट्ठा करने लगते हैं। हमारे मरीना कैस्पियन मत्स्य अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने गणना की है कि जंगली पर्यटकों का दबाव औद्योगिक मछली पकड़ने के बराबर है। आप यहाँ आराम करने आए हैं, क्या आप समझते हैं कि 10-20 साल बाद आपके बच्चे भी यहाँ आना चाहेंगे? आप उनके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे। स्थानीय लोग जो अपने गांवों और घरों के पास संसाधनों को कम होते देखते हैं, वो क्या सोचते होंगे? हर साल ये कम होता जा रहा है जब लोग सूखी और नमकीन मछलियां ट्रेलरों में भरकर ले जाते हैं। इस क्षेत्र में केवल 2 निरीक्षक गश्त करते हैं, लेकिन उनके पास असंख्य सहायक हैं। पक्षी, हाँ, वहाँ हंस दिख रहा है, और जब ठंड बढ़ेगी तो बहुत सारे होंगे। हर जगह हंस होंगे। अगर कोई नाव या क्राफ्ट गुजरता है तो वो तितर बितर हो जाते हैं। किसी ने उन्हें परेशान किया हो तो हमें उन्हें जाकर देखना पड़ता है। हम उनकी सुरक्षा के लिए ही ऐसा करते हैं। क्या पक्षियों को अक्सर देखते हैं? उन्हें क्या देखना, वो तो हमेशा से यहाँ हैं। शायद वो हमें देखते हैं, ना कि हम उन्हें। मैं सुबह 5 बजे खुद ही उठ जाता हूँ। मेरे काम के लिए ये काफी सामान्य है। पक्षी सुबह के पहले घंटों और सूर्यास्त के समय सक्रिय रहते हैं। दिन के बीच में वो आराम करते हैं, या तो शिकार के बाद खाना पचाते हैं या सोते हैं। इसलिए हमें खुद को उनके समय के अनुसार ढालना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ खूबसूरत, शुद्ध और मानव द्वारा अछूते पवित्र चीज को छू रहे हैं। आप समझेंगे कि जंगली प्रकृति को ना तो इंसान की जरूरत है और ना ही किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप की। ये बस मौजूद है। जब आप इसे देखते हैं तो मनुष्य कुछ अद्भुत खुशी के एहसास से भर उठता है। ये बहुत ही अनोखा और आनंदमय है। सफेद पूंछ वाले गिद्ध यहाँ खुद को मालिक समझते हैं। बीते सदी के मध्य तक सभी दिन के शिकारी पक्षियों को शिकार का दुश्मन माना जाता था। वो उन जंगली पक्षियों का शिकार करते थे जिन्हें शिकारी लोग पतझड़ में पकड़ते थे। उनका शिकार करने के लिए उन्हें इनाम दिया जाता था। लोग उनके पंजे इकट्ठा करके जमा करते थे और बदले में पुरस्कार पाते थे। लेकिन पिछली सदी के मध्य से उनका शिकार बंद हो गया है। अब वो काफी आरामदायक महसूस करते हैं, यहाँ तक कि नावों से भी नहीं डरते। अस्ट्राखान संरक्षित जैव मंडल को पक्षियों का होटल कहा जाता है। यहाँ न सिर्फ प्रवासी पक्षी बल्कि स्थानीय पक्षी भी रहते हैं, खासकर बड़े जलकाग। हाल तक हमारे पास बड़े जलकौक को मारने का कार्यक्रम था। उन्हें बहुत ही हानिकारक माना जाता था क्योंकि वो ढेर सारी मछलियां खाते हैं। सोच थी कि अगर उन्हें मार दिया जाए तो मछलियां बढ़ेंगी। कुछ लोग इस कार्यक्रम से पैसे कमाते थे, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिकों ने देखा कि जब जलकौक को नहीं मारा जाता था तो उनके घोंसले में औसतन 3 चूजे होते थे। जैसे ही उन्हें मारना शुरू किया, उनके 5 चूजे होने लगे। यानी वो नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि खाद्य क्षेत्र बहुत बड़े हैं, मछलियां प्रचुर हैं। शायद इंसान सोचता है कि वो प्रकृति का राजा है और आसानी से सब कुछ हल कर लेगा, लेकिन प्रकृति अपने गुणों के अनुरूप ऐसी प्रक्रियाएं शुरू करती है जिससे इंसानों से हुए नुकसान की भरपाई कर सके। रूस की रेड बुक में 27 प्रजातियां शामिल हैं। ऑस्प्रे, साकर फैल्कॉन, रेड ब्रेस्टेड गूस, गोल्डन ईगल, गुलाबी और घुंघराले पेलिकन। सर्दियों में बर्फ नरकट के विशाल हिस्सों को काट देती है, जिससे प्राकृतिक राफ्ट बनते हैं जहां ये अद्भुत पक्षी घोंसले बनाते हैं। आज वो इंसानों को 50 मीटर की दूरी तक आने देते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं।
1 सदी पहले यहाँ पहले वैज्ञानिक अभियान के दौरान कोई पक्षी नहीं मिले थे। पूरे डेल्टा में ना तो हंस मिले ना ही बगुले, पक्षी बिल्कुल नहीं थे, मछलियां भी कम ही थी। कमल केवल 0.25 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इस अनियंत्रित दोहन के पीछे कारण था मछलियां, अंडे, खाले, पेरिस की महिलाओं के तोपों पर लगे बगुले के पंख कुछ खास बगुलों के प्रजनन काल में निकले एक ही पंख से आते थे। उस एक पंख के लिए पक्षियों को मार दिया जाता था। लाखों खाले और पंख पेरिस और यूरोपीय फैशन हाउसों को भेज दिए जाते थे। 3 बड़े सफेद बगुलों की खाल एक गाय की कीमत के बराबर हो सकती थी। जल पक्षियों को जाल में फंसाया जाता था। एक बार में 1500 बतखें पकड़ ली जाती थी। जंगली सूअरों को बाहर निकालने के लिए नरकट जला दिए जाते थे। एक समय शोरगुल से भरा वन्य जीवों से समृद्ध वोल्गा डेल्टा खामोश और बंजर हो गया। आज विश्वास करना कठिन है, लेकिन अस्त्रखान संरक्षित जैव मंडल की स्थापना 1919 में गृह युद्ध के दौरान हुई थी, जब अन्य चिंताएं प्राथमिकता में थीं। 20 सालों के भीतर संरक्षण प्रयासों ने प्रभाव दिखाया और वन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। 100 सालों के अनुभव और संरक्षित क्षेत्र में किए गए कार्यों का विश्लेषण करने पर हम कह सकते हैं कि हमें प्रकृति के बारे में लगभग कुछ नहीं पता। ये कई बड़े क्षेत्रों में एक अनछुआ क्षेत्र है। मुझे यकीन है कि हम समय रहते जैव मंडल और अस्त्रखान के जीव जंतुओं का गहन अध्ययन कर लेंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में हम यहाँ रहने वाले सभी चमगादड़ों को पकड़ लेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनके परजीवियों को इकट्ठा करेंगे और फिर उन्हें वापस छोड़ देंगे। अलिएग और मारिया अर्लॉफ ट्यूमेन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। वो अस्त्रखान संरक्षित क्षेत्र के वैज्ञानिक कर्मचारियों के निमंत्रण पर यहाँ आए ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले चमगादड़ों का अध्ययन शुरू करें। हमने सिर्फ एक चमगादड़ पकड़ा, हालांकि हमें और की भी उम्मीद थी। इस क्षेत्र के लिए ये एक सामान्य चमगादड़ है। यह उत्तर पूर्व में काफी दूर तक फैल रही है। हालांकि मूल रूप से इसका केंद्र भूमध्य सागरीय और काला सागर क्षेत्र था, लेकिन कुछ साल पहले उद्मूर्तियों में भी ये चमगादड़ मिली थी। वहाँ माना जाता है कि वे उड़कर नहीं आई, बल्कि मालवाहक ट्रेन से वहाँ पहुंची थी। ये भूमध्य सागरीय नेटोपायर है। वैज्ञानिकों को न केवल चमगादड़ की प्रजाति की पहचान करनी है, बल्कि कई शोध भी करने हैं। वजन, बाह की लंबाई मापना, लिंग और उम्र का पता लगाना। ये जैसा कि पता चला एक युवा मादा है। वो सभी प्रक्रियाओं को शांतिपूर्वक सहन करती है, यहाँ तक कि उस पर पिस्सू ढूंढने के लिए जब उस पर जोर से फूंका जाता है तब भी। सबसे ज्यादा चलायमान पिस्सू होते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सब निकाल लिया। तुमने पूरा निकाल लिया? ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है। वे सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। अलिएग एक चमगादड़ विशेषज्ञ हैं, चमगादड़ों का अध्ययन करते हैं, जबकि उनकी पत्नी एक परजीवी विशेषज्ञ हैं जो चमगादड़ पर रहने वाले परजीवियों की जांच करती हैं। उन्हें भी चमगादड़ काफी पसंद हैं। वे उपयोगी हैं, कीड़े खाते हैं, खासकर उन मच्छरों को जो हमें काटकर दुख देते हैं, और उनकी संख्या कम करने में मदद करते हैं। रात के कीड़ों का कोई और शिकार नहीं करता क्योंकि सभी पक्षी सो रहे होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इसलिए रात में कीड़े एकदम स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। इल्गा सोकोलोवा चमगादड़ों और कीड़ों का अध्ययन करती हैं। ये काम रात में करना सबसे आसान होता है। बस एक टॉर्च और चादर की मदद से प्रकाशमय जाल तैयार हो जाता है। कीड़े प्रकाश की ओर क्यों आते हैं, यह एक बड़ा रहस्य है। शायद उन्हें लगता है कि यह पेड़ों के बीच एक बड़ा खुला स्थान है और वे वहां उड़ते हैं। शायद इसीलिए कि रात के सभी फूल सफेद होते हैं। शायद रात में ज्यादातर पक्षी, कीड़े रात में चंद्रमा की मदद से दिशा तय करते हैं। वे सोचते हैं कि यह प्रकाशमय जाल चंद्रमा है। टॉर्च के नीचे खड़े होकर इस रहस्य को सुलझा पाना एक कठिन काम है, खासकर जब आसपास इतने सारे मच्छर और मक्खियां हो। लेकिन एक चादर पर करीब 100 विभिन्न प्रकार के कीट इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। क्या आप
देख रहे हैं इतने सारे छोटे हरे कीड़े, इन्हें लीफ हॉपर कहते हैं। गाने वाली झीली कीट नहीं, और छोटे घास में कूदने वाली झील कीट झागदार घोंसले बनाती हैं। 400 प्रकार के भृंग, लगभग 200 प्रकार की तितलियां और अनगिनत ड्रैगन फ्लाई। अस्त्रखान संरक्षित जैव मंडल में कीटों की असाधारण विविधता है, क्योंकि यहाँ उनके लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां हैं, जैसे बहुत सारा पानी, सूरज और वनस्पति, नरकट के जंगल जिन्हें कभी कभी विशेष उपकरणों से काटना पड़ता है, तथा जलकुंभी और विलो के जंगल। हमारे यहाँ गैलरी वन है, एक अनोखा प्रकार, सिर्फ 50 मीटर चौड़े, लेकिन सभी जलधाराओं के किनारे। अगर कोई पेड़ है तो निश्चित रूप से पास में जलधारा है। इस पारिस्थितिक पथ को इस तरह से बनाया गया था कि पर्यटक एक तरफ पक्षियों को ना डराएं और दूसरी तरफ विभिन्न परिदृश्य का आनंद उठा सकें, दृश्यों को महसूस कर सकें और सबसे जरूरी कमल के जंगलों तक पहुंच सकें। ये आपकी उम्मीद भरे दृश्य से निकलता है, बस बाहर निकलता है। खासकर पहली बार जब आप यहाँ आते हैं, ये बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा प्रतीत होता है। यह रूसी संघ की रेड बुक में शामिल है, इसीलिए संरक्षित है। शुक्र है इसके चलते कम से कम इसके फूलों का विनाश गुलदस्तों के लिए सीमित हुआ है। वह वैसे भी बिल्कुल बेकार था, क्योंकि तोड़ा गया कमल का फूल मुश्किल से 1 घंटे तक खुला रह पाता है। फिर इससे पहले कि उसकी बड़ी वाहिकाओं से पानी बह निकले, बस एक बर्बाद सा फूल बचता है। कमल के झुरमुट में तैरना भी उतना ही बेकार है, क्योंकि इसके कटीले डंठल आपको खरोंच देंगे और कोई आध्यात्मिक शुद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन कमल के पास चुपचाप बैठना, खासकर शांत वातावरण में उसकी सुगंध को अनुभव करना, यह अवर्णनीय है। यह अनगिनत पक्षियों का घर है, जहाँ वे घोंसला बनाते हैं और भोजन पाते हैं। नतालिया लितिवनोवा न केवल यहाँ की सभी नहरों को जानती हैं, ऐसा लगता है कि वो कमल के जंगलों में हर फूल को पहचानती हैं। वो लंबे समय से इन पौधों का अध्ययन कर रही हैं और निरंतर निगरानी करती हैं, लेकिन सब कुछ पर नजर रखना असंभव है। कमल केवल 3 दिन खिलता है और नियमित रूप से नए स्थानों पर उगता है। इसकी उपस्थिति को समझाने के 3 सिद्धांत हैं। यह भ्रमणशील बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाया गया था, जिनके लिए यह पवित्र है, या यह प्रवासी पक्षियों द्वारा लाया गया, जो भोजन पीसने के लिए कमल के बीजों का गैस्ट्रोलिथ के रूप में उपयोग करते हैं, या हिमयुग के दौर की बची हुई आबादी, जिसमें अमूर और सुदूर पूर्वी कमल शामिल हैं। मैं तो इन्हें डायनासोरों के समय से मौजूद अवशेष मानती हूँ, जो यहाँ संरक्षित है। ये वोल्गा डेल्टा में एकमात्र कमल का झुरमुट है, जो अब इको मार्ग के शुरू होने के स्थान से 2-3 किलोमीटर दूर पाया जाता है। सन 1910 में खोजे गए सिर्फ 0.25 हेक्टेयर में पाए जाने वाले कमल अब हजारों हेक्टेयर में फैल चुके हैं। तो देखा जाए तो मेहनत तो रंग ला ही रही है। यहाँ इसकी वैश्विक वृद्धि का सबसे उत्तरी बिंदु है और अब ये स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अच्छी तरह से ढल गया है। इसकी मोम की परत, जो रेगिस्तानी पौधों में आम है, नमी के नुकसान से बचाती है इसे। ये काफी आश्चर्यजनक है। एक ऐसा पौधा जो पानी से भी घिरा है और उसे खुद को सूरज की तीव्रता से भी खुद को बचाना पड़ता है। लोगों ने इसमें गहरा अर्थ देखा। उनका मानना था कि कमल शुद्ध रहता है, यहाँ तक कि यह जिस कीचड़ में उगता है वह भी उसके फूलों और पत्तों को गंदा नहीं कर पाता। किसी भी अन्य पौधों के बारे में इतनी किंवदंतियां और मिथक नहीं बने हैं। प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि देवता रा का जन्म कमल से हुआ था। ग्रीस में मान्यता है कि अप्सरा लोटस प्रियम के अत्याचार से बचने के लिए इसकी पंखुड़ियों में छिप गई थी। भारत में कमल जीवन के सागर में डूबते लोगों के लिए एक जहाज है। जब नवजात बुद्ध ने अपने पहले 7 कदम रखे तो उनके पैरों के नीचे कमल के फूल खिल उठे।
यह अनोखा है। बहुत कम पौधे इसके आकार, सुंदरता और नाजुक रंग से मेल खाते हैं। यहाँ तक कि एक ही फूल की खुशबू सैकड़ों मीटर तक फैल जाती है। इससे पहले कि हम इसे देख पाएं, ये अक्सर हमें फूलना शुरू होने का संकेत देती है। यह लोग गंध को पहचानना, हवा के बदलाव को महसूस करना, चुप्पी को सुनना और गहन संध्या में झांकना सीखते हैं। लोग यहाँ प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं तथा उसके प्रवाह में हस्तक्षेप नहीं करते। दरअसल सच यह है कि सुंदरता को निहारने से इंसान बेहतर बन जाता है।